नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉलेट एफएम, जहां इतिहास, रहस्य और सच्चाई आवाज बनकर जीवित होती है। मैं हूं आपकी आवाज और आज हम बात करेंगे पुष्पक विमान की, एक ऐसे आकाशगामी यंत्र की जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। क्या ये केवल मिथक था या प्राचीन भारत की किसी उन्नत तकनीक का संकेत? इसी तथ्यात्मक प्रश्न की पड़ताल करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पक विमान का उल्लेख भारतीय प्राचीन साहित्य में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विषय है। ये अवधारणा केवल कल्पनात्मक नहीं, बल्कि वैदिक उत्तरकालीन ग्रंथों में तकनीकी प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत की गई है। पुष्पक विमान का सबसे प्रामाणिक उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां इसे एक आकाशगामी यान के रूप में वर्णित किया गया है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामायण इसे किसी चमत्कार या जादू के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्मित वस्तु के रूप में प्रस्तुत करती है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड और उत्तरकांड में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ के अनुसार पुष्पक विमान मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था। विश्वकर्मा को वैदिक साहित्य में देवताओं का शिल्पी और अभियंता कहा गया है। ये तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वकर्मा से जुड़े सभी निर्माण, चाहे वे नगर हों, अस्त्र हों या यंत्र, भौतिक संरचना वाले बताए गए हैं, न कि अलौकिक। पुष्पक विमान का स्वामित्व पहले कुबेर के पास था, जो धन और उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं। बाद में इसे रावण ने बलपूर्वक प्राप्त किया। ये विवरण ये संकेत देता है कि पुष्पक विमान कोई दिव्य उपहार नहीं था, बल्कि ऐसा यंत्र था जिसे छीना, उपयोग किया और नियंत्रित किया जा सकता था। ये इसे अन्य पौराणिक प्रतीकों से अलग करता है। रामायण में पुष्पक विमान के गुणों का वर्णन करते समय कुछ विशेष तथ्य सामने आते हैं। इसे इच्छानुसार गमन करने वाला कहा गया है, जिसका अर्थ आधुनिक संदर्भ में ऑटोनॉमस या कमांड आधारित नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। ये भी कहा गया है कि ये आकाश में किसी भी ऊंचाई पर स्थिर रह सकता था और लंबी दूरी कम समय में तय कर सकता था। ग्रंथ में कहीं भी इसके पंख, घोड़े या किसी जीव आधारित शक्ति का उल्लेख नहीं है, जो इसे विशुद्ध रूप से यांत्रिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामायण में प्रयुक्त शब्द विमान का अर्थ केवल महल या आकाशीय भवन नहीं है, जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है। वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में विमान शब्द का प्रयोग बार-बार चलायमान, गमनशील संरचना के लिए हुआ है। कई स्थानों पर ये भूमि, जल और आकाश तीनों में गमन करने वाले यंत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुष्पक विमान का उल्लेख केवल रामायण तक सीमित नहीं है। विमानिका शास्त्र, जो 20वीं शती में पुनः लिपिबद्ध किया गया एक ग्रंथ है, उसमें विमानों के प्रकार, निर्माण सामग्री, ऊर्जा स्रोत और चालक की योग्यता तक का वर्णन मिलता है। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय विमानिका शास्त्र की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाता है, फिर भी ये तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारतीय परंपरा में हवाई यानों की व्यवस्थित अवधारणा मौजूद थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्पक विमान का सबसे विवादास्पद पक्ष इसका ऊर्जा स्रोत है। रामायण में कहीं भी ईंधन, अग्नि या धुएं का उल्लेख नहीं मिलता। इससे कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि या तो ये किसी अज्ञात ऊर्जा प्रणाली पर आधारित था, या फिर ये विवरण प्रतीकात्मक है। आधुनिक विज्ञान में इसे एंटी ग्रेविटी, मैग्नेटिक लेविटेशन या प्लाज्मा आधारित प्रपल्शन जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जाता है, हालांकि इनके पक्ष में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पुष्पक विमान को नैतिक पात्रता से जोड़ा गया है। रामायण के अनुसार रावण के पतन के बाद ये विमान राम के अधीन आया और राम द्वारा उपयोग किया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि विमान नैतिक निर्णय लेता था, बल्कि ये संकेत देता है कि उस तकनीक का उपयोग शास्त्रीय दृष्टि से धर्मसम्मत व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ये विचार सामान्य है कि उच्च तकनीक या ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए। पुरातात्विक स्तर पर पुष्पक विमान के प्रत्यक्ष अवशेष नहीं मिले हैं। ये बात महत्वपूर्ण है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। वर्तमान में कोई ऐसा भौतिक प्रमाण नहीं है जिसे पुष्पक विमान का अवशेष कहा जा सके। इसलिए इसे आधुनिक विमान विज्ञान का प्रत्यक्ष पूर्वज कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि प्राचीन भारत में उड़ान की अवधारणा, त्रिआयामी गमन और यांत्रिक वाहन की सोच अत्यंत विकसित थी। आधुनिक इतिहासकार पुष्पक विमान को 3 श्रेणियों में देखते हैं। पहली श्रेणी इसे पूर्णतः प्रतीकात्मक मानती है। दूसरी इसे उन्नत लेकिन अब लुप्त तकनीक का लिखित वर्णन मानती है। तीसरी श्रेणी इसे वैज्ञानिक कल्पना, प्रोटो साइंस फिक्शन के रूप में देखती है, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाती है।
इन तीनों दृष्टिकोणों में से कोई भी पुष्पक विमान को केवल काल्पनिक कहानी के रूप में खारिज नहीं करता। ये भी उल्लेखनीय है कि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन सीमित और नियंत्रित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मिलती, जैसे अनंत गति, समय यात्रा या ब्रह्मांडीय यात्रा। इसका गमन पृथ्वी तक सीमित है। ये तथ्य इसे आधुनिक विज्ञान के अधिक समीप लाता है, क्योंकि पूर्णतः अवैज्ञानिक तत्वों से ग्रंथ प्रायः नहीं बचते। निष्कर्षतः पुष्पक विमान न तो आधुनिक अर्थों में सिद्ध वैज्ञानिक यान है और न ही केवल काल्पनिक कथा। ये एक मिथकीय तकनीकी अवधारणा है जो ये दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में आकाशीय यात्रा, यांत्रिक निर्माण और ऊर्जा नियंत्रण जैसे विषयों पर गहन विचार किया गया था। इसे आज के विमान या अंतरिक्ष यानों के समान ठहराना गलत होगा, लेकिन इसे पूरी तरह असत्य कहना भी बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं है। पुष्पक विमान भारतीय ज्ञान परंपरा में उस सीमा रेखा पर खड़ा है जहां मिथक समाप्त होता है और वैज्ञानिक कल्पना प्रारंभ होती है।